Topic we have seen Coulomb's law of electrostatics, but in these topics we see that the Coulomb's law in vector form. In this case we have supposed that 2-point charges placed in vacuum at some distance which are placed in coordinate axes, just like this. These are the coordinate axes. This is z axis, this is x axis, and this is y axis. Suppose that there are two charges, first charge q1 and the second charge is q2, which distance from the origin is just like r1 and r2. Suppose that both charges are same, दोनों चार्ज मान लेते हैं कि सेम चार्जेस है, तो ऐसी कंडीशंस में Q1 से Q2 पर लगने वाला फोर्स, चूँकि चार्जेस सेम है इसलिए इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो ऐसी कंडीशंस में Q1 से Q2 पर लगने वाला फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स रिपल्सिव होगा। तो मान लेते हैं कि यह फोर्स क्या है, F। अब किससे किस पर फोर्स लग रहा है, किस पर, 2 पर 1 से फोर्स लग रहा है, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया, F21। अब कहाँ से कहाँ इस फोर्स का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कहाँ से R1 से 2 की तरफ इसका डायरेक्शन है ना। दूसरी तरह Q2 से Q1 पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड की तरफ, और इसका मान कितना होगा, F। किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा लग रहा है, 2 से। तो इस फोर्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, F12। बट डायरेक्शनल केस पे क्या होगा, ये R डिस्टेंस मैनेज करेगा 2 से 1 की तरफ। क्लियर है। सो कंसीडर टू पॉजिटिव चार्ज Q1 and Q2 place in XY plane. So in vector form, by Coulomb's law, the first force we have taken F21 and second is F12। तो पहले हम F21 को ही देखते हैं। तो F21 in vector condition we know that according to Coulomb's law it is equals to the 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon, here distance is R12 in square condition in vector form। अब इसके अलावा यहाँ इसमें डायरेक्शन को भी शो करना है, तो डायरेक्शन किधर है, 1 से 2 की तरफ। डायरेक्शन कहाँ है, 1 से 2 की तरफ। यहाँ ये डायरेक्शनल केस है, तो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ R12। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रहे कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं ये केवल डायरेक्शन को ही डिफाइन करते हैं, इनकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यूनिट वेक्टर कहे जाते हैं। तो इनका ये आपका डायरेक्शन ही डिफाइन करेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सिमिलरली क्या होगा, F21 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R21 का स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्शन को साइन क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ R21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिगर में आते हैं फिर। तो इन फिगर वी सी दैट R12 and R21 is same distance but direction is changed, so we have write here vector R12 is equals to the negative of vector R21 is equals to the negative of R21. Suppose that it is equation 3. This third is put in 2. Put
थर्ड इन सेकेंड। क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान, कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, R21 नेगेटिव कंडीशन से R12 है या R12 नेगेटिव कंडीशन ऑफ R21 है। यहाँ क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे हम R12, चूँकि स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का सवाल नहीं उठता है। बट यहाँ यूनिट वेक्टर की केस में है इसलिए आप लिखेंगे माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ R12। अब देखिए यहाँ से हम इस इक्वेशन को सपोज करते हैं कि ये फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा कंपेयर करें। दोनों इक्वेशन कंपेयर करने पर हमें मिलता क्या है, यहाँ नेगेटिव साइन डिफाइन हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें तो हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ F12। इसका मतलब क्या निकला, F21 माइनस ऑफ F12 के बराबर है। इसका मतलब क्या कि कूलम्बिक फोर्स जो है ये इक्वल कंडीशंस पे या दो चार्जेस हैं उस पर ये हमेशा इक्वल एग्जर्ट करते हैं, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब समस्या ये है, या यहाँ एक प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि मान लीजिए आप कहेंगे आप कि सर जो है आप बता दिए खाली कि अगर फोर्स तभी ये दिखाई दे रहा है जब दोनों अपोजिट का मतलब सेम चार्जेस हैं। अब मान लें कि कहीं ऐसा हो जाए कि आपका जो फोर्स हो और चार्जेस हो वो अपोजिट हो, तब क्या होगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी आपको हम एक फिगर देते हैं। खाली कंडीशन वही होती है लेकिन फिगर थोड़ा सा बदलते हैं। सपोज करते हैं कि आपका एक चार्ज है जो माइनस Q है और दूसरा चार्ज है जो प्लस Q है। कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये आपका Q1 चार्ज जो है नेगेटिव है और ये Q2 है। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। अब डायरेक्शनल वे में तो हम जानते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, तो यह क्या होगा, अब दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच जनरेट होने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्स, अट्रैक्टिव होगा। तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स इधर और इसका अट्रैक्टिव फोर्स इधर होगा। अब इसका जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ये इस तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये कौन सा फोर्स जनरेट करेगा, F12, और ये क्या होगा, F21। डायरेक्शनल केस पे 1 से 2 की तरफ जो डायरेक्शनल केस होगा वो क्या होगा, R12, और इसका डायरेक्शनल केस क्या होगा, R21, क्योंकि 2 से 1 की तरफ है ये और ये 1 से 2 की तरफ। तो यहाँ भी देखिए दोनों कंडीशंस पे ये क्या अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है। यहाँ देखिए पहले फिगर में हमने देखा कि रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा था, यहाँ देखिए अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी इक्वल फोर्स ही जनरेट हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, रिवर्स कंडीशंस पे यानी अपोजिट हैं। तो इसके कहने का मतलब चार्जेस चाहे क्या हो, सेम हो, चाहे क्या हो, अपोजिट हो, दोनों कंडीशंस पे यह जो फोर्स जनरेट होगा वो इक्वल होगा लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। मतलब आपको क्या पता चला कि फोर्सेस जो भी जनरेट होते हैं चार्जेस के भी, दो चार्जेस हैं अगर वह मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशंस में वह हमेशा क्या जनरेट करते हैं, अपोजिट फोर्स जनरेट करेंगे एक दूसरे से। इसका मतलब ये आपको कहाँ से मैच करता है वो मिलता है, यानी ये जो कूलम्बिक फोर्स है या कूलम्बियन फोर्स है ये सीधा सीधा न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो करता है। ठीक है, यही आपका कूलम्ब्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म है। अब आगे बात करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जहाँ एक तरफ फोर्स को डिफाइन करता है दूसरी तरफ कूलम्ब्स लॉ में कुछ लिमिटेशन होते हैं, यानी कूलम्ब्स लॉ कुछ कंडीशंस पे ना ही उसका वर्क नहीं होता है, यानी नॉट एप्लीकेबल कंडीशंस भी एग्जिस्ट करता है। इसमें सबसे पहला यहाँ पर पहली कंडीशन ये है, यानी इस कंडीशंस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होने चाहिए वो हमेशा रेस्ट में रहें। मतलब कहने का क्या कहता है ये फर्स्ट केस, द इलेक्ट्रिक चार्जेस
must be at rest, द फर्स्ट केस। ये इसकी पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होने चाहिए ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब एक्सटेंशन इसका बहुत छोटा हो, ज़्यादा दूरी ना हो। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज must be point charge। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये डिस्टेंस को लेकर है। सेपरेशन डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो हमेशा उसकी न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मस्ट बी ग्रेटर दैन द न्यूक्लियर साइज। मीन्स दैट इट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन फर्मियान्स, मीन्स दैट 10⁻⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस की केस है, यानी आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा, इसको फर्मियान्स कहते हैं ना। तो ये तभी जनरेट होगा, मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स को अगर डिटरमाइन करना है तो ऐसी कंडीशंस में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करना है आपको, तो ऐसी कंडीशंस में उसकी उन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम होगी तो न्यूक्लियर फोर्स ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपका जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस वो 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ग्रेटर क्यों होना चाहिए। तो ग्रेटर होने का रीज़न होता है क्योंकि अगर इससे कम होगा तो न्यूक्लियर साइज से पहले ही उसका केस होगा। तो ऐसी कंडीशंस में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में इनकी डिस्टेंस कम से कम, या कम से कम नहीं, हमेशा 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए।